4 तारीख के बाद मोदी साहब को हम आमंत्रित करेंगे। कमंडलू पकड़ा और कैलाश की ओर चले। कमंडलू पकड़कर कैलाश की ओर। 15 महीने का हमारा कार्यकाल हुआ। 3 चुनौतियों का मुझे सामना करना पड़ा। विनोद सुल्तानपुरी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभिवादन स्वीकार कीजिए हमारा। मैं हूँ कुशाल भारद्वाज और स्वागत है आप सबका यूट्यूब के मंच पर। आपने एक बात तो सबने सुनी है, यूनियन इज़ स्ट्रेंथ, एकता में बल है। यानी एकजुट हुई किसी भी चीज़ में गुणात्मक शक्ति होती है। लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन के एकजुट होने से कई राज्यों में एकाएक समीकरण बदल गए हैं और जो भाजपा 400 पार का नारा लगाकर नैरेटिव सेट कर रही थी, उसे इंडिया गठबंधन की इस एकजुट ताकत ने इस कदर कमज़ोर कर दिया है कि भाजपा को 150 सीट प्राप्त करने के भी लाले पड़ गए हैं। हिमाचल प्रदेश में जैसे इंडिया गठबंधन एकजुट हुआ, इस गुणात्मक शक्ति से भाजपा के कुनबे में मायूसी के बादल छा गए हैं। विधायक खरीदकर चोर दरवाजे से प्रदेश में पूरी सरकार को हथियाने की तिकड़ों में लगी भाजपा, उसकी हालत अब ये हो गई है कि विधानसभा की 6 सीटें तो वह हार ही रही है, साथ ही लोकसभा की 1 सीट को हासिल करने के लिए भी उसे लाले पड़ गए हैं। शिमला में इंडिया गठबंधन एवं कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के पक्ष में इंडिया गठबंधन की एकजुटता से ऐसा तूफान उठा कि भाजपा की तिकड़ में तूफान में उड़ती नजर आने लगी हैं। चुनावों में कांग्रेस के साथ साथ सीपीआईएम की ताकत जुटने से एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। शिमला में सीपीआईएम नेता राकेश सिंघा, डॉक्टर ओंकार शाह, डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर, शिमला के पूर्व मेयर संजय चौहान, विजेंद्र मेहरा, राजेंद्र चौहान, जगत राम, फाल्मा चौहान, माकपा के समरिल से काउंसिलर टीना भाई सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं का हजूम जैसे ही विनोद सुल्तानपुरी के नॉमिनेशन रैली की ओर बढ़ने लगा तो चिंता में भाजपाइयों की सांसें भी फूलने लगी। नॉमिनेशन रैली में राकेश सिंघा की गूंज से जोश खरोश का अलग ही नज़ारा नजर आया। दोस्तों, आप पूरा वीडियो जरूर देखें और उसके साथ साथ अभी भी अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोज़ाना आप जो है नए नए वीडियो जो है इसमें देख सकें। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। विनोद सुल्तानपुरी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विनोद सुल्तानपुरी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सीपीआईएम जिंदाबाद। आज हम एक ऐसे मोड़ में खड़े हैं जहां 1 तारीख का फैसला ये तय करेगा कि जिस रूप में आज भारत है ये बचेगा कि नहीं बचेगा। आप जानते हैं कि 300 वर्ष की लड़ाई लड़ी गई। 300 वर्ष के फिरंगियों को इस मुल्क से बेदखल किया गया। न जाने कितने इस मुल्क के अंदर से रहे हैं जो एक एक कर फांसी के फंदे पर चढ़े। किस बात के लिए कि आजाद भारत के अंदर एक ऐसा संविधान होना चाहिए जो संविधान सबको बराबरी का हक देता है। एक ऐसा संविधान हो जो इतना बड़ा मुल्क 27 राज्य
बनने चाहिए, संघवाद उसका बेस होना चाहिए। एक ऐसा भारत बनाने के लिए शहीद आजम भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़े। कैसा भारत, जैसा मेरा फूल का गुलदस्ता होता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, अलग अलग जाति का हो, अलग अलग भाषा पर बोलने वाला हो, उसको स्थान हमारे मुल्क में मिलनी चाहिए। तब फरंगियों की छुट्टी हुई, लेकिन बड़े दुख से मैं आज कह रहा हूं, जब से दिल्ली के सिंहासन पर ये मोदी और मोदी का गठबंधन आया है, मोदी की ये कंपनी आई है, पूरे संविधान का सत्यानाश करने का काम शुरू हो गया। ये संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, 1 तारीख क्या करेगा। और मेरा मन बोलता है 1 तारीख आएगी, देश की जनता ने तय कर दिया, मोदी तुम्हारी छुट्टी होगी, छुट्टी। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। 4 को ये जो ढोल धमाके बज रहे हैं, ऐसे ही ढोल धमाके बजेंगे। एक तरफ से नई सरकार दिल्ली में शपथ लेगी और दूसरी तरफ से मोदी साहब को बधाई देने का कार्यक्रम होगा, बधाई देने का। मोदी साहब ने अपना जीवन चाय बेचने से शुरू किया, हिमाचल में लंबे समय के लिए रहे। 4 तारीख के बाद मोदी साहब को हम आमंत्रित करेंगे, कमंडलू पकड़ा और कैलाश की ओर चले। कमंडलू पकड़ कर कैलाश क्यों भेजेंगे? क्यों भेजेंगे? इसलिए भेजेंगे, बड़े बड़े नारे देते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी साहब, आपने इस देश के अंदर अपने मित्रों के साथ, अडानी अंबानी के बरादरी के साथ सब कुछ खा लिया, कुछ बचा नहीं खाने के लिए, सारा खा लिया है। हमारे यहाँ पर बहुत आदरणीय कर्नल साहब बैठे हैं, मैं इनसे अपील करना चाहता हूँ, कर्नल साहब एक काम जरूर करना, सारी एक्सरे की मशीन ठीक कर दो। क्यों करनी है? 1 तारीख के बाद एक्सरे लेने हैं कि अंबानी के पेट में कितना है, अडानी के पेट में कितना है, मोदी के पेट में कितना है। अगर आपके पास कुछ ऐसी मशीन है जो बगैर चीड़ फाड़ कर पता कर सकती है कि किसके पेट में बंदरगाह है, किसके पेट में हवाई अड्डा है, किसके पेट में देश के रेलवे है, तो उस बगैर चीड़ फाड़ करके पता जरूर करना, क्योंकि देश की जनता 4 तारीख के बाद इन लोगों को सजा भी देनी चाहिए, सजा। तो इन्हीं बचने वाला ख्याल करें आप। अगर केजरीवाल जेल में जा सकते हैं, अगर हेमंत सोरेन जेल में जा सकते हैं, तो देश का संविधान बराबर का संविधान है। यह संभव नहीं कि यह बच जाए और तुम ईमानदार लोगों को जेल के सलाखों के पीछे करेंगे। देश की जनता अदालत लगाएगी, तुम्हारी अदालत लगाएगी और निश्चित रूप से सजा देने वाली है। मैं तो पीड़ित हूं, मैं तो सेब पैदा करता हूं। क्या बोलते थे मोदी साहब? 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाऊंगा, 100%। हर जूस में, हर ड्रिंक में सेब का वो जूस पड़ेगा। क्या किया? इंपोर्ट ड्यूटी सेब पर 70% थी,
और जब आप अमेरिका गए और अपने अदानी अबानी के लोगों के जो बरादरी अमेरिका में बैठती है, बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट घराने हैं, कारगिल है, मोनसेंटो है और उनके मित्र है, उनसे समझौता कर लिया। क्या समझौता किया कि जो 70% इंपोर्ट ड्यूटी सेब पर लगाई जाती थी वो कितनी की 50% करा दी। इस वर्ष क्या हुआ ठाकुर साहब, इस वर्ष ये हुआ कि हमारे प्रदेश में 1,80,00,000 पेटी सेब की पैदा हुई और अमेरिका से, ईरान से, अफगानिस्तान के जरिए 2 करोड़ पेटी आ गई। 2 करोड़ किसके लिए ये देश? भारत की जनता के लिए है ये देश, या अमेरिका के कॉर्पोरेट घरानों के लिए ये देश बनाया है? मोदी साहब, बुरा न माने, सबसे बड़ा आजादी के बाद अगर कोई झूठ बोलने वाला है, प्रधानमंत्रियों का जिक्र नहीं कर रहा मैं तो आम जनता का जिक्र कर रहा हूं, जिसमें मोदी साहब भी आते हैं और विनोद सुल्तानपुरी जी भी आते हैं। जन साधारण जो परे से आ रहा है वो भी शामिल होते हैं, आप भी शामिल होते हैं। तो अगर सबसे झूठा इंसान होगा तो मोदी साहब है। मोदी सबसे झूठ राम है, झूठ राम। तो झूठ राम की 4 तारीख के बाद क्या, 1 तारीख के बाद क्या करना है? छुट्टी करनी है, छुट्टी। CWC के सदस्य दिल्ली से आए हमारे AICC के जनरल सेक्रेटरी गुरदीप सप्पर जी, इंडिया अलायंस के हमारे CPM के पूर्व विधायक हमारे साथी राकेश सिंघा जी, ओंकार जी, कंवर साहब, हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, हिमाचल सरकार में मंत्रिमंडल के सदस्य कर्नल धनीराम शांडिल जी, हर्षवर्धन चौहान जी, रोहित ठाकुर जी, अनुरुद्ध सिंह जी, सभी सम्मान, हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष विनय कुमार जी, हमारे मंत्रिमंडल के CPS श्री मोहनलाल बरागटा जी, हमारे पूर्व में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे कुलदीप राठौर जी, इंटक के हरदीप बाबा जी, श्री राम कुमार जी, नाम ऊपर नीचे हो जा रहे हैं, CPS शिमला के हमारे लोकप्रिय विधायक हरीश जनाटा जी, हमारे अजय सोलंकी जी, जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष शिव कुमार सोलन से जी, अनंत परमार जी सिरमौर के अध्यक्ष, हमारे CPS संजय अवस्थी जी, हमारे अजय सोलंकी जी, मंच पर सभी सम्मानित अतिथिगण, बाद में मैं आपसे मिल लूंगा। और इस संसदीय क्षेत्र के हमारे इंचार्ज जो पिछले कुछ दिनों से लगातार शिमला संसदीय क्षेत्र के चुनाव को और अपने हाथ में रखे हुए मेरे बड़े भाई रोहित ठाकुर जी,
हिमाचल प्रदेश सरकार की नहीं है, हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री की कुर्सी की नहीं है, हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल के सदस्यों की नहीं है। ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो जनता की भावनाओं को खींचकर सत्ता की कुर्सी प्राप्त करना चाहती है, ये लड़ाई उसके लिए है जिसमें आप लोगों का साथ चाहिए। 15 महीने पहले रिज के ऐतिहासिक मैदान से जब मैंने शपथ ली थी, हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता एक षड्यंत्र के द्वारा धनबल के उठाकर अपने राजनीतिक जीवन के छात्र जीवन से शुरू करके, एनएसयूआई से शुरू करके, युवा कांग्रेस के से शुरू करके प्रदेश पदाधिकारी बनकर, नगर निगम के छोटे पार्षद से शुरू करके 20 साल विधायक रहने के बाद आप जैसे परिवार से उठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा। जिसके परिवार में ना तो पहले कोई राजनीति में था और ना ही राजनीति उनके परिवार में इस बारे में सोचा जाता था। 40 सदस्य थे, मैंने और उप मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली। शपथ लेने के बाद 15 महीने का हमारा कार्यकाल हुआ। 3 चुनौतियों का मुझे सामना करना पड़ा। पहली चुनौती आर्थिक मोर्चे पर मिली। जब मैं और मुख्यमंत्री अधिकारियों से मिले तो उन्होंने कहा प्रदेश का खजाना खाली है और जिस प्रकार से संस्थान खोल दिए, अगर इस प्रकार संस्थान खुल गए तो हमारी हालत श्रीलंका से भी बदतर हो जाएगी। ये पहली बैठक अधिकारियों के साथ थी हमारी। 1 महीना तक मैं दिन रात काम करता रहा, रात के 2-2 बजे तक सचिवालय में रहा कि किस तरह हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, किस तरह हिमाचल प्रदेश को अपने पांव पर खड़ा करना है। इस दिशा से मैंने काम करना शुरू किया। धीरे धीरे मेरे कार्यों से कुछ अधिकारियों को भी तकलीफ हुई होगी, क्योंकि वो पिछले सरकार में भी